हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा साइकोलॉजी में। आज की क्लास के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे। सबसे पहले हम कोलबर्ग का जो मॉडल है इसे एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे ये क्या है। मोरल डिलेमाज और हाइंस डिलेमा को हम पढ़ेंगे ताकि हम मोरल रीजनिंग को स्टडी कर पाएँ। उसके बाद हम जो 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं मोरल डेवलपमेंट की जो कोलबर्ग ने दी है उसको पढ़ेंगे विद सम एग्जांपल्स। उसके बाद हम कोलबर्ग की थ्योरी को प्याजे के स्टेजेस ऑफ मोरल जजमेंट से भी कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, जैसे हमने बाकी थ्योरीज़ के बारे में भी पढ़ा कि सबके थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म रहे हैं, तो कोलबर्ग के क्रिटिसिज्म भी हम देखेंगे जिसे हम गिलीगन्स क्रिटिक भी बोलते हैं। उसके बाद हम जो ये थ्योरी है उसकी एप्लीकेशन देखेंगे क्लासरूम में, कैसे हम मोरल रीजनिंग फॉस्टर कर सकते हैं बच्चों में। ये हमारी क्लास का सीक्वेंस रहेगा। चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग जो कि 1927 से 1987 तक रहे, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पियाजे का जो अर्ली वर्क था मोरल जजमेंट का, उनको इन्होंने एक्सटेंड किया है इनटू अ डिटेल्ड स्टेज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने पियाजे के अर्ली वर्क को एक्सटेंड करके उसे ही थोड़ी डिटेल में प्रेजेंट किया है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में। He studied moral reasoning by presenting children or adults with hypothetical moral dilemmas. इन्होंने मोरल रीजनिंग को कैसे पढ़ा है, इन्होंने चिल्ड्रन या अडल्ट्स को कुछ हाइपोथेटिकल मोरल डिलेमास प्रेजेंट किए एंड एनालाइजिंग द रीजनिंग बिहाइंड देयर आंसर। और जो उन्होंने रीजनिंग दी उनके रीजनिंग के पीछे जो एनालिसिस था कि उन्होंने ऐसी रीजनिंग क्यों दी, ये आंसर उन्होंने क्यों दिया, तो वो जो रीजनिंग थी उसको इन्होंने एनालाइज किया। नॉट जस्ट वेदर द आंसर वॉज राइट और रॉन्ग। इन्होंने सिर्फ राइट और रॉन्ग को नहीं देखा, उन्होंने उसके पीछे की जो रीजनिंग है वो एनालाइज करी। इन्होंने 3 लेवल और हर लेवल में 2-2 स्टेज, यानी कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस इन टोटल दिए हैं, डेवलपिंग इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, जो कि एक फिक्स्ड सीक्वेंस में डेवलप होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम टिप देख लेते हैं। कोलबर्ग्स की इनसाइट, क्या इनसाइट थी उनकी? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ रीजनिंग बिहाइंड अ मोरल चॉइस दैट इंडिकेट्स द स्टेज नॉट द चॉइस इटसेल्फ। ये क्वालिटी ऑफ रीजनिंग को देखते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया उसके पीछे आपकी क्या रीजनिंग थी। ये सही गलत को नहीं देखते, ये चॉइस को नहीं देखते, क्योंकि दो लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं पर वो तब भी एक ही स्टेज पे भी हो सकते हैं। ये हम अभी जब इनकी स्टेजेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। ये क्वालिटी ऑफ रीजनिंग पर ही फोकस करते थे, ना कि येस और नो वाले आंसर्स पे। अब इन्होंने जो हाइंस डिलेमा है उसको बताया है, ये क्या है हम इसे देखते हैं। जो हाइंस डिलेमा है ये काफ़ी वेल नोन डिलेमा है जो कोलबर्ग ने दिया है, और ये एक हाइंस नाम के इंसान की बात करते हैं जो एक काफ़ी टफ चॉइस फेस करता है अपनी लाइफ में। क्या होता है, हाइंस वाइफ इज़ डाइंग, हाइंस की जो वाइफ होती है वो मर रही होती है। अ फार्मासिस्ट हैज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग बट चार्जेस 10 टाइम्स द कॉस्ट। उनकी वाइफ को कैंसर होता है लेकिन हाइंस के पास पैसे नहीं होते हैं। फार्मासिस्ट के पास लाइफ सेविंग ड्रग होती है पर वो उसकी 10 टाइम्स जो कॉस्ट है वो मांग रहा होता है, मोर देन हाइंस कैन अफोर्ड। कहते हैं हाइंस के पास सिर्फ $1000 होते हैं लेकिन जो ड्रग है वो $2000 की होती है, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। ये भी हाइंस $1000 भी बोरो करता है। हाइंस कैन नॉट रेज द मनी, एट लास्ट वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं कि शुड ही स्टील द ड्रग टू सेव हिज वाइफ, कि क्या उसे ड्रग को स्टील करना चाहिए, चुराना चाहिए अपनी वाइफ को बचाने के लिए। कोई कहेगा येस, कोई कहेगा नो, बट देयर इज़ नो करेक्ट आंसर। इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं होता। कोलबर्ग वॉज इंटरेस्टेड इन द रीजन्स गिवन फॉर विच एवर चॉइस वॉज मेड। कोलबर्ग रीज़न में इंटरेस्टेड थे कि ऐसा रीज़न क्यों दे रहा है वो इंसान, ना कि वो चॉइस में इंटरेस्टेड थे। कोलबर्ग ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया डिलेमा का, इंस्टेड उन्होंने एक थ्योरी ही दे दी।
उनकी स्टडी ये थी कि वाई चिल्ड्रन गेव देयर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, कि बच्चों ने क्यों ऐसा आंसर किया, यही उनको स्टडी करना था कि किसी से भी आप ऐसा क्वेश्चन करो तो वो ये आंसर क्यों दे रहा है, क्या उसकी रीजनिंग है। वाई कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दिए हैं मोरल डेवलपमेंट की। ईच स्टेज रिवील्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर एक्टिंग मोरली। जो हर एक स्टेज है वो अलग टाइप ऑफ मोटिवेशन की बात करती है मोरली एक्ट करने के लिए। दीज 6 स्टेजेस आर ग्रुप्ड इन 3 लेवल। ये जो 6 स्टेज हैं ये 3 लेवल में ग्रुप हैं। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, देन कन्वेंशनल लेवल और देन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो हमारा पहला लेवल है दैट इज़ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। पहले हम इसको देख लेते हैं, सीख लेते हैं। टिपिकल ऑफ चिल्ड्रन अप टू अबाउट 9 ईयर्स मोरालिटी इज़ एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए जो मोरालिटी है वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है, बाहर से कंट्रोल्ड होती है। रूल्स आर फॉलोड टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन रिवॉर्ड। बच्चों को रूल सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले या फिर उन्हें कोई रिवॉर्ड मिल जाए। ये एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होते हैं। इस स्टेज में बच्चे को कल्चरल रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या गुड और बैड लेबल, राइट और रॉन्ग, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है मोरालिटी। उसे बस पनिशमेंट अवॉइड करनी होती है और रिवॉर्ड गेन करना होता है, यही उसका टारगेट होता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल 1 पर। लेवल 1 की 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पहली स्टेज की हम बात करते हैं। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। राइट और रॉन्ग इज डिसाइडेड बाय वेदर एन एक्ट लीड्स टू पनिशमेंट। इस स्टेज में बच्चे का सही और गलत क्या डिसाइड करता है कि वो पनिशमेंट, उसको ये करने से पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी। बच्चा ऐसे सोचता है इट्स रॉन्ग बिकॉज यू विल गेट पनिश्ड। ये गलत इसलिए क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो जब भी पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात होती है तो स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन आती है। राइट रॉन्ग इज डिसाइडेड बाय वेदर एन एक्ट लीड्स टू पनिशमेंट। ऐसा बच्चा इस स्टेज का सोचता है, उसकी मोरालिटी ये होती है। इस स्टेज में बच्चे का जो टिपिकल रिस्पॉन्स है वो ऐसा होता है, आई विल नॉट डिसओबे माई पेरेंट्स बिकॉज आई विल बी पनिश्ड बाय देम। मैं अपने पेरेंट्स को डिसओबे सिर्फ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर मैं डिसओबे करता हूँ। तो ये स्टेज 1 है। नेक्स्ट स्टेज 2 है। स्टेज 2 का नाम है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और इसे हम इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी बोलते हैं। अगर हम इस स्टेज की बात करें कि राइट क्या है, क्या सही है इस स्टेज के बच्चे के लिए उसकी मोरालिटी के अकॉर्डिंग, वट एवर सर्व्स वंस ओन इंटरेस्ट और नीड। जो आपके खुद के इंटरेस्ट और नीड को सर्व कर दे वो ही ठीक है, एज पर स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, अ फेयर एक्सचेंज व्यू ऑफ मोरालिटी। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेज का बच्चा कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देता है, इफ़ यू हेल्प मी मे बी आई विल हेल्प यू समटाइम्स। अगर तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हारे भी काम आ जाऊँगा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज़, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो रहा होता है नीड्स और इंटरेस्ट का, कि तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इस एज के बच्चों में अक्सर हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट लेवल 2 पे आ गए अब हम। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी। इस लेवल में क्या होता है, टिपिकल ऑफ मोस्ट अडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सोशल रूल्स, अप्रूवल एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। जो अडोलेसेंट्स और अडल्ट्स होते हैं उनके लिए जो मोरालिटी है वो सोशल रूल्स, जो समाज ने रूल बना दिए उस पर बेस्ड होती है। समाज से उनको अप्रूवल भी चाहिए होता है, उस पर भी उनकी मोरालिटी बेस होती है। एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, इन इन चीज़ों पर उनकी मोरालिटी बेस होती है। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। लेवल 2 में भी 2 स्टेजेस हैं, 1 में भी और 3 में भी। स्टेज 3 है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और गुड बॉय गुड गर्ल। इसे हम गुड बॉय गुड गर्ल भी बोलते हैं और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इस स्टेज पे जो बिहेवियर होता है वो इंटेंशन से जज किया जाता है, कि अगर आपके कहने का मतलब अच्छा है या आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आपको लगेगा कि मैं गुड बॉय हूँ या गुड गर्ल हूँ। द इंटेंशन
और विल बिकम्स इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज। इस स्टेज में बच्चा अप्रूवल चाहता है औरों का बाय बिकमिंग नाइस और गुड। इस स्टेज का राइट क्या है? लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स। अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन पर जी पा रहे हो तो वो सही है एज पर स्टेज 3। बिहेविंग इन वेज दैट गेन अप्रूवल एंड मेंटेन ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। इस तरीके से बिहेव करना कि आपको अप्रूवल मिल जाए और ट्रस्ट डेवलप हो जाए रिलेशनशिप्स में, ये इसका राइट है इस स्टेज में। इस स्टेज में जो टिपिकल रिस्पॉन्स होता है बच्चों का वो ऐसे होता है, वो कहता है आई डू दिस बिकॉज इट विल मेक अदर्स लाइक मी एंड थिंक आई एम अ गुड पर्सन। कि वो बच्चा कोई भी काम सिर्फ इसलिए करता है ताकि इससे और लोग मुझे पसंद करें और सोचे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, या इसको हम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। इसमें राइट क्या होता है? इसमें ओबेइंग लॉज, रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी एंड डूइंग वंस ड्यूटी इन ऑर्डर टू कीप सोसाइटी फंक्शनिंग स्मूथली। मतलब अगर आप लॉज को ओबे कर रहे हो, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हो और अपनी ड्यूटी को कर रहे हो ताकि सोसाइटी सही तरीके से फंक्शन कर पाए, तो आप स्टेज 4 पे हो। अगर बच्चा इस तरीके से सोच रहा है तो वो स्टेज 4 पे है। इस स्टेज पे बच्चे का जो एक टिपिकल रिस्पॉन्स है वो ऐसा होगा, आई विल फॉलो द लॉ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट अथॉरिटी। मैं कानून को या लॉ को इसलिए फॉलो करूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि ऑर्डर और रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए ये इस स्टेज के बच्चे का टिपिकल रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट है हमारा लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस लेवल पर जो मोरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स है उनकी जो वैलिडिटी और एप्लीकेशन है वो बियॉन्ड चली जाती है अथॉरिटी, ग्रुप और पर्सन्स होल्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स ओन आइडेंटिफिकेशन विद दीज ग्रुप्स। इसलिए इस स्टेज पे सिर्फ कुछ ही अडल्ट पहुंच पाते हैं। मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स। इसकी जो मोरालिटी है वो सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। दैट में इवन गो बियॉन्ड और अगेंस्ट एग्जिस्टिंग लॉज। इसमें ऐसा नहीं होता कि मुझे लॉज फॉलो करने हैं या ये सही है या ये गलत है। इस स्टेज पे इंसान अपना सही गलत देखता है, सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स देखता है। इसमें भी 2 स्टेजेस है, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 6 कहता है, स्टेज 6 का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस स्टेज में लॉज आर सीन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है दैट कैन एंड शुड बी चेंज इफ़ दे फेल टू प्रमोट जनरल वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स। इसमें ऐसा सोचा जाता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज किया जा सकता है इफ़ दे फेल टू प्रमोट जनरल वेलफेयर। अगर वो जनरल वेलफेयर और ह्यूमन राइट को प्रमोट करने में फेल हो जाता है तो ये चेंज भी हो सकते हैं लॉज। इस स्टेज पे जो टिपिकल रिस्पॉन्स होता है मोरालिटी का वो ऐसे होता है, आई विल फॉलो दिस रूल बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर अदर्स राइट्स एंड इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोसाइटी। नेक्स्ट स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है, स्टेज 6, वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है, मोरालिटी इज गाइडेड बाय सेल्फ चूजन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉलोड इवन इफ दे कन्फ्लिक्ट विद लॉज। इस स्टेज में जो मोरालिटी होती है वो सेल्फ चूजन और एब्स्ट्रैक्ट होती है। इस स्टेज में बहुत हाई वैल्यू दी जाती है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को, जस्टिस को, इक्वालिटी को एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ को। इस स्टेज में टिपिकल रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द लॉ और एस्टैब्लिश्ड रूल्स। इसमें इंसान ऐसे सोचता है कि मैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस या अपने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग ही एक्ट करूँगा, चाहे वो कानून के अगेंस्ट भी चले जाएं या एस्टैब्लिश्ड रूल के अगेंस्ट भी चले जाएं।
यहाँ पर एक एग्जाम टिप देख लेते हैं। वेरी फ्यू पीपल कंसिस्टेंटली रीच स्टेज 6। बहुत कम लोग स्टेज 6 पे पहुँच पाते हैं। कोलबर्ग cited figures like Gandhiji and Martin Luther King Jr. as examples of principled post-conventional reasoning. कोलबर्ग कहते हैं कि गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग ही इस स्टेज पर पहुंच पाए थे। तो ये स्टेज काफ़ी मुश्किल है, आम लोग इस पे नहीं पहुंच पाते। इस स्लाइड में हम एक बार तीनों लेवल और 6 स्टेजेस को देख लेते हैं, वो किस मोरालिटी के बेस पे बने हैं। पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल, जिसमें स्टेजेस 1 और 2 आती हैं। इसका बेसिस ऑफ मोरालिटी क्या था? पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट, जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल था। इसमें कंट्रोल एक्सटर्नल ही था। नेक्स्ट हमने जो लेवल पढ़ा वो कन्वेंशनल लेवल था, जिसमें स्टेजेस 3 और 4 आती हैं। इसमें जो बेसिस है मोरालिटी का वो सोशल अप्रूवल और लॉ एंड ऑर्डर होता है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि सोशल कंट्रोल की बात हो तो वो कन्वेंशनल लेवल है, एक्सटर्नल कंट्रोल की बात हो तो वो प्री कन्वेंशनल लेवल है। थर्ड है हमारा थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें स्टेजेस 5 और 6 आती हैं। इसका बेसिस ऑफ मोरालिटी है सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि इसका कंट्रोल इंटरनल है। जब इंटरनल कंट्रोल की बात आए तो वो लेवल 3 होगा और 5 और 6 स्टेजेस होंगी। अब हम कोलबर्ग और पियाजे के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों ने मोरल डेवलपमेंट पे क्या क्या बोला है। इस कंपैरिजन को पढ़ने से पहले हम पियाजे ने जो मोरल डेवलपमेंट के 2 स्टेजेस दिए हैं, पहले हम एक बार उसको देख लेंगे, हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस स्टेज जो होती है वो जब बच्चा 6 और 7 ईयर्स टच कर लेता है तब आती है। जो कंट्रोल होता है वो आउटसाइड अथॉरिटी का कंट्रोल होता है इस स्टेज में। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिजिड एडहिरेंस टू रूल्स एंड एक्सटर्नल अथॉरिटी। इस स्टेज में बच्चा जो रूल्स और रेगुलेशन है या एक्सटर्नल अथॉरिटी है उस पर काफ़ी स्टिक रहता है, उसको फॉलो करता है। जबकि जो ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस मोरालिटी है, this stage involves understanding the flexibility of rules and personal moral reasoning. ये रीजनिंग बच्चे में अराउंड एज 10 आ जाती है और इसमें बच्चा जो रूल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको समझ पाता है और अपनी पर्सनल मोरल रीजनिंग बना पाता है। हेट्रोनॉमस का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है अनु, वो 6 साल की है। वो अपनी मम्मी के साथ काम पर जाती है। उसकी मम्मी 3 घरों में काम करती है और उसके बाद घर पर आकर कुक करती है, खाना बनाती है। एक दिन अनु बहुत भूखी होती है और उसको एक ब्रेड का लोफ मिल जाता है। इवन दो शी वॉन्ट्स टू ईट इट, शी रिमेंबर हर मदर्स वार्निंग कि जो स्टीलिंग है या चोरी है वो सीरियस ट्रबल ले आएगी। तो वो क्या करती है? Scared of getting in trouble and facing bad consequences, Anu does not take the bread and keeps crying because she is so hungry. तो इस स्टेज में जो कंट्रोल है वो पूरा आउटसाइड है। अनु की मम्मी ने उसको बोला था कि अगर तुम कोई भी चीज़ स्टील करोगी तो उसे वो जो ब्रेड का लोफ है वो लेना स्टीलिंग लगा, क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं थी और उसकी मम्मी ने उसको बोला था अगर तुम ऐसा करोगी तो काफ़ी सीरियस ट्रबल हो सकती है, तुम चीज़ों को लूज़ कर सकती हो या कुछ लोगों को जो तुम्हें प्यार करते हैं उन्हें भी लूज़ कर सकती हो। इसलिए उसने डर के मारे वो लोफ ऑफ ब्रेड नहीं खाया। ये हेट्रोनॉमस मोरालिटी है। अब अगर हम ऑटोनॉमस मोरालिटी की बात करें तो अब वही अनु 10 साल की हो गई है। उसको सेम सिचुएशन दोबारा फेस करने को मिली। इस टाइम वो क्या करती है? वो लोफ ऑफ ब्रेड खा लेती है। उसे लगता है कि कोई और तो उसको नहीं खाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना वो भूखी है तो वो उसको खा ही ले। शी वुड हैव नेवर स्टोलन इट एंड दिस डज नॉट क्वालिफाई एज स्टीलिंग। वो ऐसा अपने आप को समझाती है कि उसने इसे चुराया नहीं है और ये स्टीलिंग नहीं है। तो इसमें बच्चे ने अपने खुद के रूल बना लिए। ये ऑटोनोमस मोरालिटी हो गई। अब हम कंपैरिजन को देखते हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करें तो पियाजे ने 2 स्टेजेस दिए हैं, ये जो अभी हमने पढ़ी, हेट्रोनोमस एंड ऑटोनोमस। और कोलबर्ग ने 6 डिटेल्ड स्टेजेस दी है और 3 लेवल बताए हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा हेट्रोनोमस और अर्ली मोरालिटी।
पियाजे ने कहा है इसमें रूल फिक्स्ड होते हैं, बच्चा डर जाता है, यहाँ पर सैक्रेड नहीं आएगा, ये स्केयर्ड होगा। रूल फिक्स्ड होते हैं, बच्चा डर के मारे वो काम करता है जो आउटसाइड अथॉरिटी उससे कराना चाहती है, वो उनकी बात मान लेता है, हेट्रोनॉमस या अर्ली मोरालिटी में। कोलबर्ग ने इसको क्या कहा है, सिमिलर टू प्री कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल है वो हेट्रोनॉमस या अर्ली मोरालिटी, इनका हम साथ में लेके चल सकते हैं। ऑटोनॉमस और मैच्योर मोरालिटी, इसमें बच्चे के जो कंसेप्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो सोचते हैं रूल्स फ्लेक्सिबल है और वो इंटेंशन के हिसाब से जज किए जाते हैं। अगर हम कोलबर्ग की बात करें तो ये जो इसकी हायर स्टेजेस हैं कोलबर्ग की 3 ऑनवर्ड्स, ये उससे कंपेयर होते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये पियाजे ने ये दिया और कोलबर्ग ने वो बताया। मेथड की बात करें हम, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस गेम रूल अंडरस्टैंडिंग, और कोलबर्ग का वर्बल मोरल डिलेमा। कोलबर्ग ने वर्बल मोरल डिलेमा दिया, हाइंस डिलेमा। और पियाजे का क्या मेथड था, उन्होंने ऑब्जर्व करा चिल्ड्रन की गेम रूल अंडरस्टैंडिंग। अब हम कोलबर्ग की थ्योरी के क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि क्यों इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। जो पहला क्रिटिसिज्म है वो जेंडर बायस है। ऐसा कहा गया कि इनकी थ्योरी जेंडर बायस थी, मेल ओरिएंटेड थी। गिलिगन आर्ग्यूड कोलबर्ग थ्योरी बेस्ड मोस्टली ऑन मेल सैंपल, कि इसमें मेल सैंपल पे ही बेस्ड थी ये थ्योरी, तो इसलिए इसमें जेंडर बायस है और ये इसका क्रिटिसिज्म है। एम्फेसाइज्ड एन एथिक ऑफ जस्टिस एंड अंडर वैल्यूड एन एथिक ऑफ केयर रिलेशनशिप। इन्होंने जस्टिस पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया और एथिक ऑफ केयर या एथिक ऑफ रिलेशनशिप को इन्होंने काफ़ी अंडर वैल्यू किया। मोर ऑफन यूज्ड बाय गर्ल्स और वुमेन, सो इट में अनफेयरली रेट केयर बेस्ड रीजनिंग एज लोअर। इन्होंने केयर बेस्ड रीजनिंग की बात नहीं की। जो केयर बेस्ड रीजनिंग है वो ऑफन गर्ल्स या वुमेन ही यूज़ करती हैं। अदर क्रिटिसिज्म की हम बात करें तो कल्चरल बायस दिखाया इन्होंने। जो इनकी थ्योरी है वो वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक नोशन ऑफ जस्टिस को रिफ्लेक्ट करती है, मे नॉट फिट कलेक्टिविस्ट कल्चर्स वेल। इसमें कलेक्टिविस्ट कल्चर सही से फिट नहीं होते हैं। उसके अलावा गैप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्चुअल मोरल बिहेवियर, नोइंग द राइट रीजनिंग डज नॉट गारंटी एक्टिंग मोरली। राइट रीजनिंग का अगर आपको पता हो तो इसका मतलब ये नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि आप मोरली ही एक्ट करोगे। स्टेज 6 इज रेयरली ऑब्जर्व्ड, हार्ड टू वेरीफाई एम्पेरिकली। ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि जो इनका स्टेज 6 है ये काफ़ी रेयरली आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर, क्या क्या कारक हैं जो मोरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अफेक्ट करता है हमारे मोरल डेवलपमेंट को, कि कितनी हमारी जो कॉग्निशन है उसका डेवलपमेंट हुआ है। मोरल रीजनिंग डिपेंड्स ऑन एंड जनरली फॉलोज द चाइल्ड्स लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी मोरल रीजनिंग कैसी होगी। तो ये एक फैक्टर हो गया जो अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है मोरल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है सोशल इंटरैक्शन एंड रोल टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़। सोशल इंटरैक्शन और रोल टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्फ्लुएंस करती हैं मोरल डेवलपमेंट को। डिस्कसिंग डिलेमाज विद पीयर्स ऑफ स्लाइटली हायर मोरल रीजनिंग प्रमोट्स ग्रोथ। अगर हम अपना कोई भी डिलेमा डिस्कस करते हैं पीयर्स से जिनका हायर मोरल रीजनिंग है, स्लाइटली हायर मोरल रीजनिंग है हमसे, तो उससे हमारी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट फैक्टर है फैमिली अपब्रिंगिंग, कल्चर, रिलीजन एंड मॉडलिंग बाय अडल्ट्स। ये भी हमारा मोरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, क्या हमारी फैमिली का सही गलत है, वो हमें भी इफ़ेक्ट करता है। हमारा कल्चर भी इफ़ेक्ट करता है कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग क्या मोरालिटी है, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या मोरालिटी है, और कैसे हम मॉडलिंग बाय अडल्ट मतलब हम अडल्ट्स को देख के क्या सीखते हैं, क्योंकि हम उन्हें कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपोजर टू मोरल कन्फ्लिक्ट और डिलेमास दैट क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम एंड पुश रीजनिंग टू अ हायर स्टेज। जब हम किसी मोरल कन्फ्लिक्ट या डिलेमा में फंस जाते हैं या उसका हमें एक्सपोजर मिलता है तो हमारे दिमाग में एक डिसइक्विलिब्रियम यानी कि इम्बैलेंस
जब बैलेंस की स्टेज नहीं होती तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसे ही हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो हम कहीं ना कहीं हायर रीजनिंग पे पुश हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो एक्सपोजर जो है वो भी अफेक्ट करता है मोरल डेवलपमेंट को। अब हम इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि क्या इसको एजुकेशन में हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ मोरल डिलेमा डिस्कशंस इन द क्लासरूम टू स्टिम्युलेट हायर स्टेज मोरल रीजनिंग। हम मोरल डिलेमा डिस्कशन को क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बच्चे की मोरल रीजनिंग है वो हायर स्टेज पे स्टिम्युलेट हो पाए। द प्लस वन अप्रोच क्या है? एक्सपोज स्टूडेंट्स टू रीजनिंग वन स्टेज अबव देयर ओन। जो बच्चा जिस स्टेज पे है वो टीचर को पता चल जाएगा, तो उससे एक स्टेज अबव पे हम जब बच्चे को एक्सपोज करते हैं, उसको एक्सपोजर देते हैं, तो जो उसकी रीजनिंग है वो वन स्टेज अबव अपने आप हो जाती है। एनकरेज पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड एम्पैथी थ्रू ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले एंड स्टोरी टेलिंग विद मोरल थीम्स। हमें बच्चों का जो पर्सपेक्टिव टेकिंग अप्रोच है उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना पर्सपेक्टिव ले, अपना स्टैंड ले। एंड एम्पैथी थ्रू ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम एम्पैथी जो है फीलिंग उसको भी एनकरेज कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू एंड स्टोरी टेलिंग विद मोरल थीम्स। जो इसका थीम है वो मोरल हम रख सकते हैं। मॉडल फेयर कंसिस्टेंट एंड जस्ट बिहेवियर, टीचर्स आर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन मोरल सोशलाइजेशन। एक टीचर को अपना बिहेवियर फेयर रखना चाहिए, कंसिस्टेंट रखना चाहिए और जस्ट रखना चाहिए, क्योंकि टीचर से बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है और टीचर बच्चे की मोरल सोशलाइजेशन के लिए एक इन्फ्लुएंशियल फिगर होते हैं। अवॉइड रिलाइंग ओनली ऑन पनिशमेंट और रिवॉर्ड टू टीच मोरालिटी। हमें सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट या रिवॉर्ड पे रिलाई नहीं करना चाहिए बच्चे को मोरालिटी सिखाने के लिए। इट ओनली री इन्फोर्सेज प्री कन्वेंशनल रीजनिंग। इससे सिर्फ बच्चे का प्री कन्वेंशनल रीजनिंग ही री इन्फोर्स होता है और हमें एम करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल पे एम करना चाहिए कि बच्चे को फेयरनेस की अंडरस्टैंडिंग हो, प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ प्री कन्वेंशनल स्टेज पे ही रह जाए। गिव स्टूडेंट्स रियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल मेकिंग टू प्रैक्टिस हायर ऑर्डर मोरल रीजनिंग। बच्चों को हमें रियल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल मेकिंग, ताकि बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चले, रूल मेकिंग का पता चले, जिससे कि उसकी हायर ऑर्डर मोरल रीजनिंग डेवलप हो जाए। अब हमने जो पढ़ा उसका एग्ज़ाम फोकस समरी देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। 3 लेवल इंटू 2 स्टेजेस, 3 लेवल पढ़े हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें तीनों में 2-2 स्टेजेस थी। टोटल 6 स्टेज पढ़ी हमने। प्री कन्वेंशनल में 1-2 थी, कन्वेंशनल में स्टेज 3-4 और पोस्ट कन्वेंशनल में स्टेज 5 और 6। प्री कन्वेंशनल पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। प्री कन्वेंशनल जो लेवल था हमारा वो पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता था, मोरालिटी इस पे बेस होती थी। कन्वेंशनल लेवल में सोशल अप्रूवल और लॉ एंड ऑर्डर पे हमारी मोरालिटी बेस होती थी। जो थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें जो हमारे सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल है उससे हमारी मोरालिटी डिसाइड होती है। हमने मेथड पढ़ा मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा के थ्रू ही, मोरल डिलेमा यानी कि हाइंस डिलेमा के थ्रू ही कोलबर्ग ने मोरल रीजनिंग को समझाया है। फोकस ऑन रीजनिंग नॉट द आंसर। उनका फोकस रीजनिंग पे होता था कि बच्चे ने या किसी इंसान ने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा। उनको आंसर से मतलब नहीं था, उनको उसकी रीजनिंग से मतलब था कि उन्होंने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा। इसी हिसाब से उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हैं। गिलिगन क्रिटिक कोलबर्ग फॉर जेंडर बायस। गिलिगन ने क्रिटिक किया कोलबर्ग को जेंडर बायस के लिए कि इन्होंने, इनकी थ्योरी में जेंडर बायस है, मेल ओरिएंटेड थ्योरी है। प्रपोज्ड एन एथिक ऑफ केयर अलॉन्गसाइड द एथिक ऑफ जस्टिस। इसमें एक एग्जाम टिप भी है। इन विच स्टेज डज अ पर्सन फॉलो रूल्स मेनली टू अवॉइड पनिशमेंट। कौन सी वो स्टेज है जिसमें बच्चा रूल्स को सिर्फ इसलिए फॉलो करता है ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर दे, तो ये स्टेज 1 ही होती है जिसे हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बोलते हैं। अब हम एक बार 1 लाइनर्स पढ़ लेते हैं फॉर अ क्विक रिविजन। कोलबर्ग के 3 लेवल थे, 6 स्टेजेस हैं ऑफ मोरल रीजनिंग। 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला प्री कन्वेंशनल,
जिसमें पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। उसके बाद सेकंड लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल। इसमें 3 और 4 2 स्टेजेस होते हैं और ये अप्रूवल एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड होती है। थर्ड हमारा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात की गई है। ये स्टेज 5 और स्टेज 6 है। और जो मेथड था जिससे स्टडी किया है कोलबर्ग ने, वो हाइंस टाइप मोरल डिलेमा है। उसके बाद हमने गिलिगन के बारे में पढ़ा कि उन्होंने इनकी थ्योरी को क्यों क्रिटिक किया है। उन्होंने जेंडर बायस की बात करी कि जो मेल ओरिएंटेड है ये थ्योरी है इनकी, ना कि फीमेल ओरिएंटेड है। और इन्होंने एथिक ऑफ केयर प्रपोज किया। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करिए।